नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखिए हम बकाया मांग और अग्रिम मांग के टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि बकाया मांग क्या होती है, अग्रिम मांग क्या होती है, बकाया मांग पर कितना ब्याज लगता है, अग्रिम मांग पर ब्याज कैसे कितना लगता है और किस प्रकार से इनका लेखांकन किया जाता है, तो उनका हम अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। देखिए पहला है टॉपिक बकाया मांग। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बकाया मांग यानी कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों से मांगी गई पूंजी का भुगतान यदि अंशधारी नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बकाया मांग कहलाएगा। और दूसरा है अग्रिम मांग। अग्रिम मांग का मतलब है कि जैसे इसके नाम से पता चलता है कि अंशधारी द्वारा न मांगने पर भी कंपनी को मांग राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस अग्रिम मांग कहलाएगी। देखिए बकाया मांग और अग्रिम मांग के सामने प्रावधान है कि इन बकाया मांग पर तो ब्याज प्राप्त होगा और अग्रिम मांग पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्याज की दर का निर्धारण नहीं किया गया है तो सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर तो 10% वार्षिक लिया जाएगा और अग्रिम मांग पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि बकाया मांग पर तो 10% की दर से सारणी एफ के अनुसार लिया जाएगा और अग्रिम मांग पर सारणी एफ के अनुसार 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि संचालक मंडल ने जो ब्याज की दर तय कर रखी है तो वो ब्याज दर लगेगी। अगर संचालक मंडल के द्वारा कोई ब्याज दर का निर्धारण नहीं किया गया है तो वहां पर सारणी एफ लागू होगी। क्या होगी, सारणी एफ। तो सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर 10% वार्षिक और अग्रिम मांग पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, ठीक है। तो बकाया मांग की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं, बकाया मांग क्या होती है। तो बकाया मांग की जैसे हमने बात की कि मान लेते हैं कि एक अंशधारी है राम, ठीक है, और उसने प्रथम मांग और द्वितीय मांग की राशि का भुगतान नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की जो प्रथम मांग और द्वितीय मांग की मांग राम की राशि बाकी है वो क्या कहलाएगी, बकाया मांग कहलाएगी। यानी बकाया मांग का क्या मतलब होता है कि जब कंपनी द्वारा अंशधारियों से जो राशि मांगी जाती है और अंशधारी उस बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, बकाया मांग कहलाएगी। तो बकाया मांग के लिए देखिए क्या परिभाषा लिखी गई है। बकाया मांग के लिए परिभाषा लिखी गई है कि कंपनी द्वारा अंशों के संबंध में मांगी गई वह राशि जिसका भुगतान अंशधारी द्वारा नहीं किया गया क्या कहलाती है, बकाया मांग कहलाती है, ठीक है। तो बकाया मांग के लिए देखिए जो प्रविष्टि बनेगी वो क्या बनेगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल। अगर किसी भी संबंध में राशि बाकी रही है, अगर कॉल की रही है, फर्स्ट कॉल की या सेकंड कॉल की या अलॉटमेंट से संबंधित कोई राशि बाकी है तो संबंधित मद के में उसको जमा करते हुए हम प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। अब ब्याज की हम बात कर रहे थे कि बकाया जो मांग है उस पर ब्याज की दर सारणी एफ के अनुसार कितनी होगी, 10% होगी। तो बकाया मांग पर ब्याज की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कॉल है वो ड्यू हो रही थी 1 अप्रैल को, कब है, 1 अप्रैल को, और जो राम है उसने जो फर्स्ट कॉल की राशि का भुगतान हमें किया 31 अगस्त को, 31 अगस्त को। तो ऐसी स्थिति में जो देय तिथि है और जो राशि प्राप्त होने की तिथि है उस अवधि का ब्याज हम प्राप्त करेंगे उससे। तो इस अवधि में देखिए कितना हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 5 महीने का ब्याज है वो हम प्राप्त करेंगे राम से। अगर ब्याज की दर का निर्धारण देखिए संचालक मंडल द्वारा या बोर्ड के द्वारा किया गया है तो उस दर से ब्याज लेंगे, वरना सारणी एफ अगर लागू होती है, सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर कितना ब्याज लेंगे, 10% लेंगे। तो उसके लिए ब्याज हम प्राप्त करेंगे तो प्रविष्टि क्या बनेगी, प्रविष्टि बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट के नाम से प्रविष्टि बनेगी। क्यों, क्योंकि हमें ब्याज प्राप्त होगा, बकाया मांग पर ब्याज क्या होगा, प्राप्त होगा। तो प्रविष्टि क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। कितनी अवधि का, देय तिथि से लेकर प्राप्त होने की तिथि तक। जैसे मैंने उदाहरण को बताया कि जो देय तिथि थी वो 1 अप्रैल थी और प्राप्त मान लेते हैं कि 31 अगस्त को हुई है, तो इस अवधि का जो भी ब्याज बनेगा वो हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है अग्रिम मांग। देखिए अग्रिम मांग के संबंध में हमने बात की कि अग्रिम मांग क्या होती है कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक हमारा जो अंशधारी है वो है मोहन, कौन है, मोहन है, ठीक है।
इसने क्या किया कि कंपनी के 1000 अंश खरीदे, 1000 अंश खरीदे और एप्लीकेशन की राशि इसने दे दी, और अलॉटमेंट के साथ ही इसने क्या किया कि फर्स्ट कॉल की भी राशि दे दी और सेकंड कॉल की राशि भी दे दी। तो अलॉटमेंट के साथ जो फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की राशि हमें प्राप्त हुई है वो क्या कहलाएगी, एडवांस कहलाएगी, कॉल्स इन एडवांस। यानी किसी अंशधारी द्वारा कंपनी के न मांगे जाने पर भी मांग राशि का भुगतान कर दिया जाता है और कंपनी उसे स्वीकार कर लेती है अपने अंतर नियमों के अनुसार, तो वो क्या कहलाती है, कॉल्स इन एडवांस कहलाती है, अग्रिम मांग कहलाती है। ठीक है। अब अग्रिम मांग हमने प्राप्त कर ली, तो अग्रिम मांग वही प्राप्त कर ली, तो उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। अगर ब्याज की दर है, ब्याज की दर की बात हम करते हैं कि संचालक मंडल या बोर्ड के द्वारा तय की हुई है तो ठीक है, वरना सारणी एफ के अनुसार हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा। और ब्याज देने की पुष्टि जाहिर सी बात क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों, ब्याज हम यहाँ चुकाएंगे और ब्याज चुकाएंगे तो क्या पुष्टि बनेगी, देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कितनी अवधि का, कि जिस दिन हमें वो एडवांस मांग प्राप्त हुई है, प्राप्त होने की दिनांक से देय होने की दिनांक तक, प्राप्त होने की दिनांक से देय होने की दिनांक तक हमें उस पर क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब इसको भी देखिए, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लेते हैं कि मोहन है, मोहन ने राशि दे दी अलॉटमेंट पर, किस पे दे दी, अलॉटमेंट पर राशि दे दी, और अलॉटमेंट है वो हो गया था 1 अगस्त को। कब हो गया, 1 अगस्त को। और फर्स्ट कॉल है वो है 1 अक्टूबर की, और सेकंड कॉल है वो है 1 दिसंबर की। ठीक है, तो 1 अक्टूबर पर जब हम ब्याज की गणना करेंगे तो अलॉटमेंट पर राशि कब प्राप्त हुई, 1 अगस्त को, तो अगस्त का महीना हो गया, सितंबर का महीना हो गया, तो फर्स्ट कॉल के समय ब्याज की गणना होगी वो कितने महीने की होगी, 2 महीने की होगी। और सेकंड कॉल है वो कब प्राप्त दे हो रही है, 1 दिसंबर को दे हो रही है, जबकि राशि प्राप्त हमें होगी 1 अगस्त को। तो अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 महीने का ब्याज लगेगा। यानी इसमें समझाने का मतलब ये है कि जो अग्रिम ब्याज की गणना है वो अग्रिम राशि प्राप्त होने के दिनांक से उस राशि के देय होने की तिथि तक की जो अवधि होगी उस पर ब्याज लगाया जाएगा और ब्याज संबंधित अंशधारी को चुकाया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने बकाया मांग, बकाया मांग और अग्रिम मांग के बारे में पढ़ा। बकाया मांग पर तो 10% दर से ब्याज और अग्रिम मांग पर 12% की दर से ब्याज किसके अनुसार, सारणी एफ के अनुसार लागू होता है। अगर बोर्ड ने अगर कोई दर निर्धारित की है, संचालक मंडल ने कोई बोर्ड दर निर्धारित की है तो वो लागू होगी, वरना सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर 10%, अग्रिम मांग पर 12% की दर से ब्याज की दर लागू होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।